हर साल 8 मार्च आता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी सोशल मीडिया फीड्स शुभकामनाओं से भर जाती हैं, है ना? पर इन डिजिटल शुभकामनाओं के पीछे, इन मैसेज के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। दिन की शुरुआत होती है व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस से। सबसे पहले आते हैं एटीट्यूड वाले वीडियोस, जो महिलाओं की शक्ति और उनके मजबूत इरादों को दिखाते हैं। फिर कुछ मज़ेदार वीडियोस भी देखने को मिलते हैं, जो इस दिन को एक हल्के-फुल्के मजाकिया अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब उत्सव का एक अलग ही रंग। हाँ, और प्यार और स्नेह से भरे संदेश तो होते ही हैं। ये भी खूब शेयर किए जाते हैं, जो महिलाओं के लिए सम्मान और प्यार को दिखाते हैं। और आखिर में प्रेरणा देने वाले वीडियोस, ये नारी शक्ति की अचीवमेंट्स का जश्न मनाते हैं। तो कुल मिलाकर एक पूरा डिजिटल उत्सव का माहौल बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दिन सिर्फ सोशल मीडिया पर मनाने भर का है? इन स्टेटस अपडेट्स से आगे बढ़कर देखें तो 2026 में भारत में महिला दिवस की असली कहानी क्या है? ये कहानी सिर्फ एक दिन के जश्न की नहीं है, बल्कि ये कहानी है अधिकारों की, न्याय की और बहुत बड़े बदलावों की। तो इस दिन की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, इसकी जड़ें 20वीं सदी के मजदूर आंदोलनों से जुड़ी हैं। बात है 1917 की, जब रूस में महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग करते हुए एक बहुत बड़ी हड़ताल की थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो दिन 8 मार्च था, और आज वही दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन एक थीम तय करता है। तो 2026 की थीम है अधिकार, न्याय, कार्रवाई, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। मतलब साफ है, इस बार का फोकस है अधिकारों को मजबूत करने और हर महिला तक न्याय की पहुंच को पक्का करने पर। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आ रहा है। महिलाएं अब सिर्फ अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इसे बना रही हैं, इसे चला रही हैं। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक पूरी आर्थिक क्रांति है। और अगर इस बदलाव का पैमाना देखना हो तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 10 भारतीय महिलाओं की कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये रकम हमारे कई पड़ोसी देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। सोचिए जरा। इस बदलाव के कुछ चेहरे ये हैं: फाल्गुनी नायर, जिन्होंने 50 की उम्र में नायिका शुरू किया; राधा वेम्बू, जिन्होंने गांव से जोहो जैसा ग्लोबल टेक जाइंट खड़ा कर दिया; रुचि कालरा, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 यूनिकॉर्न कंपनियां बनाई; और गजल अलग, जिन्होंने मामा अर्थ से ब्यूटी इंडस्ट्री में ही क्रांति ला दी। ये महिला उद्यमी सिर्फ कंपनियां नहीं बना रही हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था की नई नींव रख रही हैं। लेकिन देखिए, आर्थिक शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसे कानूनी और संवैधानिक ढांचे का सहारा न मिले। तो चलिए अब कहानी के उस पहलू पर नजर डालते हैं जो महिलाओं के अधिकारों को जमीनी मजबूती देता है। राजनीतिक सशक्तिकरण का ये सफर काफी लंबा रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1992 में, जब 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। और फिर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस आरक्षण को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक पहुंचा दिया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो ठीक है, लेकिन काम करने की जगह पर सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और इसी दिशा में 2013 का पॉश अधिनियम एक बहुत बड़ा कदम है। ये कानून हर मालिक पर, हर कंपनी पर एक सुरक्षित माहौल बनाने की कानूनी जिम्मेदारी डालता है। लेकिन इन बड़ी बड़ी नीतियों और कानूनों का आम महिलाओं के जीवन पर असल में क्या असर हो रहा है? क्योंकि असली बदलाव तो आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में दिखता है ना? जमीनी स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 10 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। लखपति दीदी कार्यक्रम महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय बनाने में मदद कर रहा है। नमो ड्रोन दीदी उन्हें खेती के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ रही हैं। और मुद्रा योजना के तहत दिए गए कुल लोन में से 68% लोन महिला उद्यमियों को मिले हैं। ये योजनाएं ही हैं जो पॉलिसी को जमीनी हकीकत में बदल रही हैं। इस बदलाव को रीना की कहानी से शायद बेहतर समझा जा सकता है, जिन्होंने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य सहकारी संस्था बनाई। उनके लिए जो आर्थिक मदद मिली वो सिर्फ पैसा नहीं थी, वो आत्मविश्वास था। ये कहानी है मिलकर गुजारा करने से, मिलकर ताकत बनने की। तो हमने आर्थिक शक्ति देखी, कानूनी ढांचा देखा और जमीनी असर भी देखा। प्रगति साफ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसा सफर है, एक ऐसी यात्रा है जो अब भी जारी है। एक कवयित्री ने क्या खूब लिखा है, न्याय की सामान्य तुला में एक पलड़ा उठा हुआ।
ये एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये दिखाती है कि भले ही काफी प्रगति हुई है, पर संतुलन और बराबरी की ये यात्रा अभी भी जारी है। उस तराजू को पूरी तरह से बराबर करना अभी बाकी है। तो यहाँ हम एक सवाल पर आकर रुकते हैं। प्रगति तो साफ दिख रही है, लेकिन भारत में महिला नेतृत्व वाले विकास की इस कहानी के अगले चैप्टर को लिखने के लिए अब और क्या चाहिए? और एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पॉलिसी बनाने वालों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए है।